इफ यू वेक अप एज एमन, चुप रहूंगा 2 दिन। अगर एमन चुप कर जाए 2 दिन तो आप मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। हाँ जाहिर सी बात है। ठीक है जी। बिल्कुल नहीं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फुशिया मैगज़ीन। दल दल बांदी कोई चांद रख यारियाँ, आजकल आ रहा है मुझे विदा कर, और अभी अभी करार ख़त्म हुआ है। तो आज हमारी गेस्ट हैं मुनीब भट्ट। तो कुछ गपशप लगाते हैं, मुनीब बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं, तो आज हमने उनको पकड़ लिया है। सो अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। मैंने बहुत कम देखा है आपको इंटरव्यूज़ में, नहीं पसंद आपको इंटरव्यूज़ देना? नहीं इंटरव्यूज़ देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देता। सारी बातें अगर एक ही साल में बता देंगे तो फिर व्यूअर्स इंटरेस्ट क्यों लेंगे हमारी बातों में। ओके, तो थोड़ा करके। अभी आजकल आपका चल रहा है, अभी करार ख़त्म हुआ है जी। और फिर उसके अलावा आपका मुझे विदा कर चल रहा है। जी। तो इंटरेस्टिंग तो है, क्या हुआ कि हाँ बोली आपने मुझे विदा कर? कुछ लग रहा था कि कोई डिफरेंट चीज़ मिलेगी आपको? नहीं, मुझे विदा कर मुझे लगता है कि एक रिलेटेबल स्टोरी थी, और वो मैंने साइन ही इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा कि लोग जो आम पब्लिक है, जो मासेस हैं, वो उससे रिलेट कर पाएंगे। ये बहुत हर घर की कहानी है, हर घर में इस तरह के जो हैं वो मसले मसाइल चल रहे होते हैं, और जो उसकी स्टोरी की निटिंग है, जो हम अपनी मीडिया की फील्ड में कहते हैं कि जो उसका जो स्टोरी को निट किया गया है कि सीन टू सीन, वो बहुत मसाले वाला है। मसाले से मुराद ये कि रेटिंग मटेरियल था। सो आई थॉट के साइन करते हैं। तो अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, रेटिंग भी ले रहा है, उसके बैक टू बैक लीड कर रहा है स्लॉट। और हर रोज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 4 डेज अ वीक आ रहा है, तो वो भी है। इज़ इट डिफरेंट जो आप ये वाला शूट करते हैं रादर देन वो जो वंस अ वीक आता है? कुछ ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं, होता है? ये भी इसमें काम ज़्यादा होता है आपके लिए? बेसिकली ये वाला प्रोजेक्ट भी वंस अ वीक ही था पहले जब हमने साइन किया था, बट चैनल की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। चैनल को पता होता है कि मैंने कौन से स्लॉट पे क्या सॉफ्टवेयर लगाना है, कौन सा स्लॉट मेरा वीक जा रहा है, उसको मैंने लिफ्ट करना है, उसमें मैंने क्या सॉफ्टवेयर डालना है। तो वो चैनल की अपनी स्ट्रेटजी होती है। हम तो शूट कर रहे होते हैं, हमारे लिए वो हफ्ते में 6 दिन चले, 1 दिन चले, आधा दिन भी चले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मदिया के साथ आप पहली बार ये कर रहे हैं प्रोजेक्ट, या इससे पहले आप सीरियल पहली दफ़ा किया, इससे पहले कमर्शियल्स कर चुका हूँ, 2 कमर्शियल्स कर चुका हूँ। ओके, नो बट ड्रामों में तो पहली बार आप दोनों साथ आए हैं। जी। सो हाउ वाज वर्किंग विद मदिया? इट वाज गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मदिया इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड बहुत अच्छी एक को एक्टर है, सो आई एंजॉयड वर्किंग विद हर। ओके, स्क्रिप्ट में क्या था जब आपने दिया उस्मान की कैरेक्टर को? दिमाग में कैसे आपने कैरेक्टराइज किया था, क्या सोचा था कि इसको मैं किस तरीके से करूं कि इसकी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी की कम्युनिकेट हो? राइटर जो है वो जब भी कोई कैरेक्टर लिख रहा होता है तो वो उसके अंदर जो कैरेक्टर की जो समझें कि एक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो नहीं लिखता, वो एक एक्टर को ही अपना इनपुट देना होता है। तो जब मैं कोई भी कैरेक्टर पढ़ रहा होता हूँ तो वो खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से वो मेरे माइंड में एक इमेज बनना शुरू हो जाती है कि ये अच्छा इस तरह के कपड़े होंगे, इस तरह उठना बैठना, ये चीज़ें होंगी। बाकी प्रोडक्शन हेल्प करती है, प्रॉप्स के अंदर जो बाइक होती है, जो बैग वगैरह, जो उसके वार्डरोब होते हैं, उसके अंदर हम कंसल्टेंसी लेते हैं प्रोडक्शन की, और फिर मिल के हम एक कैरेक्टर बनाते हैं। तो दिमाग में कपड़ों के बारे में क्या सोचा था? इसी तरह के कपड़े थे, एक बेसिक है, कुछ इतना खास मुझे नहीं नजर जी बेसिकली इसके 2 फेज हैं, जब ये यूके से डिपोर्ट होने से पहले है और डिपोर्ट होने के बाद है। डिपोर्ट होने के बाद जो है वो बिल्कुल ही मतलब सादा एक नॉर्मल कॉमन पाकिस्तानी है। जैसे आपको जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको शाम 5 बजे ऑफिस से छुट्टी करके बाइक पे जितने भी लोग हमारे जो जा रहे होते हैं, ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं, एक आम पाकिस्तानी की तरह, एक आम शहरी की तरह, एक आम सा लड़का है। तो उसके वार्डरोब में भी और इसके जो भी इसका लुक है उसके अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, वो कॉमन चीज़ है, रिलेटेबल चीज़ है, ताकि हर नॉर्मल बंदा जो उससे रिलेट कर सके, तो यार ये तो मैं ही हूँ। बिल्कुल, तो इस वजह से वो रेटिंग मुझे भी ले लगता रहा है वो कैरेक्टर भी ऐसा है जिसे रिलेट कर सकते हैं, माँ बाप और बीवी के दरमियान थोड़ा सा भंसा हुआ ना। हर घर की कहानी है जी, हर घर में यही आपको पता हो रहा होता है। बट उसको अपने माँ बाप की कुछ साइड, इविल साइड नजर नहीं आ रही, अनफेयरनेस नजर नहीं आ रही बड़ी भाभी के साथ? फौरन नजर आ जाएगी तो 10 एपिसोड पे कहानी खत्म हो जाएगी। आप क्या चाहती हैं कि ये बात भी सही है, एक ही महीने में खत्म कर दें पूरा? नहीं, मैंने कहा थोड़ा वो स्टैंड 6 मंथ्स लगे हमें इसको शूट करने में, एटलीस्ट 2 महीने तो चलने दें। चले जी, सही है, आपकी रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट की, हम चलने देते हैं जी। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें नजर आएंगी, स्टोरी बिल्ड होना स्टार्ट हुई है, अभी आगे आगे देखें, बहुत मजा आने वाला है। सो आर वी गोइंग टू सी अ टिपिकल सास बहू मियां बीवी लड़ाई वाला ड्रामा, या इसमें हमें स्क्रिप्ट कुछ डिफरेंट ऑफर करेगा? आगे देखें, अभी मैं बता दूंगा तो स्टोरी खुल जाएगी। अभी आगे और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग ये कहते हैं ना टिपिकल सास बहू वाला ड्रामा, भाई
ड्रामा जो होता है वो चल रहा होता है आपके घर पे, ठीक है। Okay. ड्रामे की जो स्क्रीन है वो एक घर की स्क्रीन है और हर घर में मोस्टली घरों में इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो जो चीज़ पब्लिक किसी चीज़ को लाइक करती है तो वो इसीलिए लाइक कर रही होती है क्योंकि पब्लिक रिलेट कर जाती है उससे, ठीक है। अगर सास बहू वाले ड्रामे की रेटिंग आती है या अगर सास बहू वाले ड्रामे को लोग पसंद करते हैं तो उसका रीज़न ही यही है कि ये रिलेटेबल कंटेंट है, लोग इससे रिलेट कर जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके कंटेंट बहुत डिफरेंट है, बहुत मतलब अगर मैं कुछ नाम आपको लूँ तो एक मोर महल एक ड्रामा आया था, बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, रेटिंग नील, ठीक है। और भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन ऐसे बहुत से अभी भी चल रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप है और डिजिटल मीडिया के ऊपर फेसबुक पे आप देखेंगे उनके एड्स भी शेयर हो रहे हैं, उनकी पीआर भी बहुत अच्छी हो रही है, वो आपको नज़र आ रहे हैं हर जगह पे, लेकिन रेटिंग नहीं है। क्योंकि रेटिंग आना एक अलग चीज़ है और सोशल मीडिया पे हिट होना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे हिट होते हैं जिनकी रेटिंग नहीं होती, तो ये उन प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं है, इसकी रेटिंग है और चैनल को भी रेटिंग चाहिए। और एक्चुअली मुझे लगता है बड़े दो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो उसने जहेज़ की बात की है, ऊपर से जो ट्रीटमेंट ससुराल में होती है लड़कियों की वो उस पर बात कर रहे हैं। सबूर का भी ट्रैक जो है, आपका और मदिया का ट्रैक भी जो है, दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक कि किस हद तक लड़कियों को बर्दाश्त करना चाहिए, रिस्पेक्ट। मुझे तो लगता है कि वाइल वी कॉल इट टिपिकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात भी कर रहा है और मैसेज भी कम्युनिकेट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखें, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं या हम जिस सोशो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए ये चीज़ जो है वो होती है, यार ये क्या दिखा रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है भाई। मतलब बहुत से हम भी अपने दोस्तों को कहते हुए सुनते हैं कि यार ऐसा कहाँ होता है, ये कहाँ होता है अब ये सब चीज़ें। भाई आप जिस क्लास में हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन एक ऐसी भी क्लास है जो आपको नज़र नहीं आती जहाँ पे ये चीज़ बहुत कॉमन है। मतलब जहेज़ के ऊपर और ये कि खाने में क्या बनाया है और मायके नहीं जाओगी और ये इन सब चीज़ों के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं और ये बहुत से घरों में होती हैं। तो आप जब ये सोचते हैं कि यार ये तो वही चीज़ है, ये कहाँ चीज़ होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सब्र करें, अभी स्टोरी जैसे आगे बढ़ेगी तो इसके अंदर मैसेज भी है और इसके अंदर जो स्टोरी आपको बताना चाह रही है वो अभी वो बिल्ड हो रही है वो चीज़। जब आगे जाके जब मकफ़ात होना स्टार्ट होगा तो आपको खुद फिर नज़र आएगा व्यूअर को कि अच्छा ये इसमें ये मैसेज था और बुरे काम का ये नतीजा, अच्छे काम का ये नतीजा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं वो कमेंट्स देख रही होती हूँ ना, बहुत से लोगों ने लिखा होता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, वी नो वी द स्टोरी इज सो फेमिलियर। सो आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो लोगों के साथ हो रहा है, इसीलिए लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए व्यूज़ भी आ रहे हैं माशाल्लाह से। कोई फ़ैन रिएक्शन शेयर कर सकते हैं, उसके बाद कोई मैसेजेस आ रहे हैं डीएम में? फ़ैन रिएक्शन? हाँ, उसके बाद इस ड्रामे के बाद या कुछ अच्छा बोल रहे हैं कि उस्मान भाई आपने क्या किया, क्यों छोड़ के चले गए? अभी तक तो अच्छा नहीं बोल रहे, अभी तक तो अच्छा नहीं बोल रहे। अच्छा बोलना जब स्टार्ट करेंगे, जब उस्मान स्टैंड लेना स्टार्ट करेगा। अभी तो वो बेचारा माँ बाप के इन्फ्लुएंस में, तो अभी जब वो स्टैंड लेकर आगे कुछ, अब मैं बोलता जाऊंगा स्टोरी। नहीं, अच्छा, आप फ़ैन रिएक्शन में अभी अब मैं आपको रोक रही हूँ। फ़ैन रिएक्शंस तो बहुत सारे होते हैं। इस ड्रामे से रिलेटेड बताऊं, ड्रामे से रिलेटेड तो बहुत मैसेजेस तो बहुत ज़्यादा आते हैं, डीएम्स आते हैं, यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स बहुत सारे आ रहे होते हैं, तो आते रहते हैं। करार के बाद कोई हुआ? करार के बाद तो मैं एक सिग्नल पे मैं रुका हुआ था, तो एक बच्चा आया मेरे पास, तो वो OST गाना शुरू हो गया, करार है तू करार है। बोल रहे क्या कर रहा है भाई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया, अच्छा ये OST गा रहा है, मैं लग गुड इट्स नाइस जब आपको इस तरह का रिएक्शन मिलता है। एंड वाली लाइन गा रहा है कोरस से, तू करार है तू कर, पहले मुझे लगा पता नहीं बोल रहा तू फरार है, क्या बोल रहे हो भाई। फिर रियलाइज हुआ अच्छा है तो OST गा रहा है। कोई फन चीज हुई कोई सेट्स पे या कोई किस्सा हुआ जो हमारे साथ शेयर कर सकते? नहीं, मुझे विदा करके, अगर करार पे भी है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। फन तो होता ही रहता है, मतलब जिस सेट पे मैं होता हूँ वहाँ पे जो है वो मस्तियाँ ही चल रही होती हैं ज़्यादातर। बट मुझे विदा करके सेट पे क्या हुआ था, मेरी घड़ियाँ चोरी हो गई थी। Really? कैसे? मेरी कॉन्टिन्यूटी की 2 वॉचेस थी और वो 2 वॉचेस जो हैं वो गायब हो गई एक दिन, और सुबह हमारी शूट थी और जब सुबह आया मैंने असिस्टेंट से पूछा कहाँ है, तो वो वॉचेस नहीं थी वहाँ पे। तो फिर हमने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, इधर उधर करा के फिर वो मिल गई किसी के पास से मिल गई। किसी ने चोरी की थी? ओह, मैं समझी शायद। और जब हमने उस बंदे को पकड़ा, वो खैर हमारी टीम का नहीं था ना, हमारी प्रोडक्शन का था। हमारी प्रोडक्शन के सारे बच्चे जो होते हैं, हमारी जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, क्योंकि हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो लोकेशन की तरफ से एक बंदा था और जब हमने उसको पकड़ लिया, उसको कॉल की, तो वो एक वॉच उस वक्त
सेल आउट करने के लिए सदर में खड़ा हुआ था उसको कॉल की बेची तो नहीं, बोला नहीं नहीं बस अभी आ जाओ हमें पता लग गया तुम्हारे पास है। वो भी बड़ा ऑनेस्ट चोर था, उसने कहा बस बेचने वाला हूं। उतना ऑनेस्ट बच्चा था, उसने बोला अच्छा मैं आ रहा हूँ, मुनीब भाई से बोले मुझे मारेंगे तो नहीं? नहीं बोलने वाली थी। नहीं आपको मैं इतना प्यार दुआएं दूंगा, फ्लाइंग किस दूंगा आपको, आ जाओ। उसका हमने कुछ नहीं बोला, फिर हमने उसको समझाया कि बेटा गलत बात है, छोटा बच्चा था। हाँ तो ये एक हमारा इंसिडेंट हुआ था मुझे विदा घर में। बस करार में तो बहुत होते रहते थे। करार में एक हुआ था, लेकिन वो मैं भी कैमरे पे नहीं बताऊंगा। अच्छा। वो हमारे जो फिर डायरेक्टर है ना बरकत सिद्दीकी, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे बता दी तुमने बात है। मैं आपसे पूछने वाली थी यही, जो आप कह रहे हैं कि जब मैं सेट पे होता हूँ वहाँ तो मस्तियाँ होती रहती हैं कि बच्चों में आप बहुत शरारती थे, हर किस्म की आई थिंक आपने शरारत की, तो सेट पे क्या करते रहते हैं लोगों को? सेट पे नहीं भाई, अब मैं किसी को नहीं छेड़ता क्योंकि मेरी अच्छा। बेगम ने मना किया है कि तुम सबके साथ मजाक करते हो और ये बहुत गलत बात है, अब तुमने किसी के साथ मजाक नहीं करना। मैं अच्छा ठीक है ओके। वैसे आप जब करते थे तो किस किस्म के मजाक करते थे, क्या करते नहीं थे? मजाक करने मतलब यही कि मेरा ह्यूमर जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म का है, और यूजुअली लोगों को यहाँ पे जो है ना वो समझ नहीं आती। नहीं मैं आपको बताऊँ सीरियसली, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जिनको वो ह्यूमर को फील कर जाते हैं, ठीक है। और पंजाब में बेसिकली जो कल्चर है ना, मैं पंजाबी हूँ बाटू में, तो हम लोग जब एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं ना तो वो माइंड भी नहीं करते, ठीक है, और मजाक भी करते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे माइंड कर जाते हैं, तो फिर इस वजह से मैंने सख्ती से मना किया कि बस अब तुमने किसी के साथ मजाक नहीं करना। उन्होंने कहा आपकी पिया खराब हो रही है, मत करें, मजाक नहीं करना किसी के साथ। अब मैं सबके साथ सीरियस रहता हूँ लेकिन ऐसे आपके साथ सीरियस बैठा, वो मुझे नजर आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुनीब अपनी सीरियसनेस को छोड़ के मत करें। नहीं आप बिल्कुल डोंट ट्राई दिस एट होम। नहीं, लेट्स ट्राई इट इन द स्टूडियो, वी वोंट ट्राई इट एट होम। आप खुल के बात करें, आप बिल्कुल रिजर्व होके बात नहीं करें, रिजर्व होके बात नहीं करें। अच्छा, मैंने सुना है जब आप पहले एक्टिंग जब आपके दिमाग में था भी नहीं तो अपने दोस्त के साथ चले गए थे किसी एड पे? जी बिल्कुल, एड की शूट पे। जी वो दोस्त के साथ, वो मुझे दोस्त ने मुझे ख्वाब दिखा दिए कि भाई तुम तो शाहरुख खान हो, तुम सारे बॉलीवुड के एक्टर उसने मुझे दिखा दिए, और मुझे ख्वाब में आ रहा कि मैं खड़ा हूँ और पब्लिक नीचे मेरे घर में खड़ी हुई है 100 लोग, मुनीब भाई। अब वो अगले दिन जब मैं ख्वाब मेरा टूटा, मैं उठ के मैं गया तो देखा मैंने 2-4 कोस्टर्स खड़ी हुई, उसमें सारे शाहरुख खान भर रहे हैं। बोला यार ये क्या सीन है भाई। तो पता चला कि वो दोस्त जो था वो पार्ट टाइम एक्स्ट्रास का कोऑर्डिनेटर था। ओह, तो वो ये करता था, उसने मुझे शाहरुख खान मेरे दिमाग में डाल के और मुझे वो ले गया एक सेट पे जहाँ एक शूट हो रहा एड का, और उसके अंदर, अच्छा मैं उस वक्त था भी बड़ा छोटा, 2nd ईयर में था, मैं कॉलेज में था, तो उसके अंदर उसने मुझे, जो लीड एक्टर्स होते हैं उनके पीछे जो है वो जो वॉक कर रहे होते हैं लोग, उनमें नहीं था मैं, उससे और पीछे जो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं ना, ये तो बहुत दुख की बात है, मैं उसमें उसने मुझे खड़ा कर दिया। और वो इतनी धूप, अक्टूबर सितंबर का महीना था, इतनी धूप, इतनी गर्मी, और एहसन रहीम वो एहसन रहीम डायरेक्ट कर रहे थे वो एड, और शहरोज था उसके अंदर, अहमद था उसके अंदर, और सादिया थी आई गेस उसके अंदर। तो उनका एक सीक्वेंस चल रहा था, और वहाँ से फिर मैं, क्योंकि इससे पहले मेरा कोई शौक नहीं था मीडिया का, मेरा दिल था कि यार मैंने CSS करना है और मैंने पुलिस फोर्स से पुलिस ज्वाइन करनी। तो वो वहाँ से फिर चीज़ मुझे चली कि अच्छा नहीं अब मैंने एक्टिंग करनी है। और मैंने देखा कि इतना मतलब माहौल, मुझे वो एक बच्चा, आप सोचें 16-17 साल का बच्चा जो होता है वो कच्चा दिमाग होता है, उसको इंस्पायर कर जाती हैं चीज़ें, तो बस वो इंस्पायर करेंगी। तो वहाँ से भी मैंने स्ट्रगल का आगाज़ किया। सेल्फीज वगैरह भी नहीं, एहसन रहीम के साथ माशाल्लाह लीड पे मैंने कोई तकरीबन 8 to 9 प्रॉब्ली 10 कमर्शियल्स मैंने एहसन भाई के साथ किए हुए हैं लीड पे, जिसमें नेस्ले है, सूटा है, स्नैकर्स है, और नेस्ले की 6 कमर्शियल्स हैं। अब देखिए आप गए थे एज पीछे 3rd रो में, और अब फिर उसके बाद आपने एज मेन वो किए उनके साथ। बैंकॉक में किया है 2 कमर्शियल्स एहसन भाई के साथ, कोलगेट, बहुत सारे किए हैं। तो उस वक्त उसने, जब आप गए थे इस कमर्शियल के लिए, तो आपने सेट पे वो सेल्फीज वगैरह ली थी शहरोज के साथ। अब आप लोग कभी देखते हैं? अब आप लोग देखते हैं तो हंसते हैं उस पे, वो सेल्फीज तो मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ होंगी वो पिक्चर्स, वो भी पता नहीं किसी दोस्त के फोन से मैंने ली थी। मैं शहरोज को ये बात पता है, वो हम जब बैठते हैं साथ तो फिर हम डिस्कस भी करते हैं, याद है। आपने शहरोज को कब पहली बार बताया कि यार मैं तुम्हारी एड पे आया था और मैंने शहरोज को मैंने कब बताया था? शहरोज को पता है ये बात, पता है अभी 2-3 साल पहले हम मतलब कहीं मिले थे आई गेस, तो मैंने उसको बताया था, उसको पता है ये बात। ओके, नहीं मुझे बड़ा मजे की बात लग रही थी कि फैंस ऐसे ही करते हैं और शुरू में इतना होता है, फिर आप खुद, अब आपके साथ सेल्फीज ली जाती हैं माशाल्लाह से। एक सर्कल होता है, एक लाइफ का एक साइकिल होता है, जब आप कुछ नहीं होते और
जो लोग आपके पास होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो आप फिर उनको याद भी रखते हैं। शहरोज़ को मैं उस वक्त भी अभी भी इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि शहरोज़ ने जितने अच्छे तरीके से हमसे मिला, शायद मुझे यही चीज़ इंस्पायर उस वक्त हुआ हो, इसी चीज़ से इंस्पिरेशन हुई हो कि यार एक बंदा इतने पोलाइटली मिल रहा है, इतना उसका एक हम्बल एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा ना शहरोज़ का, तो मुझे फिर इसी तरीके से मुझे इंस्पिरेशन। तो फिर आप एड्स करने लगे थे उसके बाद? नहीं, उसके बाद मैंने स्ट्रगल करने लगा था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद फिर मैं बहुत, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली के अंदर कोई मीडिया से दूर दूर तक किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी पूरी बिजनेस फैमिली है, सब बिजनेस करते हैं। तो बहुत मुश्किल हुई मीडिया में, कुछ समझ ही नहीं आता था कि अगर आपने स्ट्रगल करना है, आपको गोल पता है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता वहाँ जाने का, आपको पता है मैंने मेरी मंजिल ली है लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा जाने का। एक दफ़ा आप एक सही रास्ते पे चढ़ जाते हैं, फिर आप कभी ना कभी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन जब आपको रास्ता ही नहीं पता तो फिर आप इधर इधर भटकते रहेंगे। सही बात है। तो मैं भटक रहा था इधर उधर मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है, कहाँ जाना है। फिर मेरा एक दोस्त है, उसके फादर हैं सईद, अंकल सईद, उन्होंने फिर मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। तो वॉज अ कंट्री हेड मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ मेडिकैम। तो उन्होंने फिर गाइड किया, तो बस हो गया आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर जब एड्स के बाद ये ख्याल कैसे आया कि मैं अब, पहले आपने एड्स करना शुरू किए थे ना, उसके बाद मुझे करना ही, एक्टिंग ही मुझे करनी थी, लेकिन जो मिल ही नहीं रहा था, कुछ जो मिल रहा था वो उस वक्त मैं साइन कर रहा था। और ये एक प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है। एक सिट्रस है, टैलेंट एजेंसी है, वो कमर्शियल्स की हद तक है। ड्रामों के लिए कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो जहाँ पे आप जाके अपना ऑडिशन दें, फिर वो आपको, पूरे हॉलीवुड के अंदर जो है वो आपकी एजेंसीज काम करती हैं। आप कोई एक्टर वहाँ पे जाके नहीं बैठा हुआ था किसी प्रोडक्शन हाउस के पास, वहाँ पे एजेंसीज होती हैं, एजेंसी आपको ऑडिशन लेती है, आपको मैनेजर साइन होता है, वो मैनेजर आपको काम दिलाता है। तो मैनेजर आपको जो है प्रोडक्शन हाउसेज में जाके आपको वर्क दिलाता है। तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो बस। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा इस चीज़ पे, या आपने सोचा कि मैं स्टार्ट करूं? मैं स्टार्ट करता हूं। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, हम लोग को पूछते हैं भाई कैसे आप क्यों नहीं स्टार्ट करते? नहीं, मैं तो कर रही हूं ऑलरेडी, एक बहुत अच्छा काम। मैं भी कर रहा हूं एक बहुत अच्छा काम। आप तो स्ट्रगल से गुजरे थे, तो मैंने कहा शायद आपको दर्द फील हो रहा, बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, आपको दर्द फील हो रहा, आपने कहा यार मैं कुछ और लोगों की मदद कर दूं। नहीं जी, एक कल्चर होता है, एक हर इंडस्ट्री का ना एक कल्चर होता है, उस कल्चर को आप नहीं कर सकते। यहाँ नहीं है वो कल्चर, हमारा वो कल्चर नहीं है। हमारा वही कल्चर है कि आप आ जाएं, आप बैठें, आपको एक एडी आएगा, एक आपको स्क्रिप्ट देगा, बोलेगा जल्दी से ये याद कर लो, वो भाई आ रहे हैं वो सुनेंगे। फिर डायरेक्टर आएंगे, वो आपसे सुनेंगे, करके दिखाएं जी, करके दिखाएंगे, उनको पसंद आया तो नहीं, बोलेंगे नहीं यार न्यू फ्रेश टैलेंट पे नहीं लेना, कोई ऐसा लड़का लेकर आओ जिसने पहले काम किया हुआ। मुझे टाइम नहीं इन्वेस्ट करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसने पहले से काम किया हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई नए लोगों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है सेट पे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि कहते हैं कि जी मैंने फलाना, मैंने ये किया हुआ, मैंने वो किया हुआ, सेट पर जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं आता। ओके, तो आपको भी इसी तरह की बातें सुनने को मिली थी शुरू में? ऑब्वियसली शुरू में कि आपने क्या किया हुआ है, उस वक्त जब कुछ किया हुआ ही नहीं था, जब कोई पोर्टफोलियो में कुछ था ही नहीं, तो कैसे बोले? तो वो ऐसे ही होता था कि यार नहीं यार रिस्क नहीं। तो पहले 2-3 ऑडिशंस के बाद जब आप दोबारा गए ऑडिशंस के लिए, तो प्रिपेयर करके जाते थे, कुछ तैयारी करते थे, कुछ पिछले 2 ऑडिशन से सीखा होता था? प्रिपरेशन कैसे आप करेंगे, आपने जाना है, उसी वक्त आपको स्क्रिप्ट मिलेगा, उसी वक्त आपके पास 10 से 15 मिनट है, आपने करना है, उसी टाइम के अंदर आपने करना है, तो बस कर लेते थे। आपने बताया हुआ है कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, आपके फादर वाज लाइक कि नहीं बेटा करो, हाँ, मसला नहीं। लेकिन कहीं बीच में आया टाइम जब मुसलसल आपको रिजेक्शंस हो रही थी, जब आपने कहा यार अच्छा मैं कुछ और करता हूँ? रिजेक्शन नहीं, ह्यूमिलिएशन, बल्कि मैं तो आपको बताऊँ, एक दफ़ा मेरे जो अंकल हैं, मेरे पैटर्नल अंकल, उन्होंने मुझे भेजा कि बेटा आप फलानी जगह चले जाओ, वहाँ पे ऑडिशन दे के आ जाओ। अब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे उन्होंने ऑडिशंस भी नहीं हो रहे थे, वहाँ पे एक स्टेज शो जो था वो ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कुर्सी भी नहीं दी, उन्होंने मुझे घास से बैठा दिया नीचे ग्रास पे। मैं वहाँ घास से बैठा हुआ ग्रास में, और चलो कोई बात नहीं, खैर है, बट होता है, मुझे पता था कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बाकी दूसरे जो एक्टर्स थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सब कुर्सियों पे बैठे हुए थे, चेयर्स पे, तो मुझे बड़ा, मैं नीचे बैठ गया। नहीं मैं नहीं काम करता, मैं नीचे बैठ गया। ओके, मैं नीचे बैठ गया, और नीचे बैठने के बाद उसके बाद सबको, वो एक स्पॉट का लड़का था, सबको पानी पिला रहा था। मैंने उसको बोला मुझे पानी पिला दो यार, मुझे प्यास लगी हुई है, वो भी तकरीबन गर्मियाँ ही थी। तो उसने मुझे बोला कि यार ये एक्टर्स के लिए है, आपको अगर पानी पीना है तो वो सामने चले जाए, वहाँ कूलर एक लगा हुआ है, वहाँ से आप पी के आ जाएं। ओह गॉड। मैं उठा, मैंने गाड़ी की चाबी उठाई, फ़ोन उठाया, मैंने मुझे तो ये काम ही नहीं करना। घर आके मैंने बोला मुझे नहीं करना ये काम,
इंसल्ट हो गई ऑफ कोर्स। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मतलब ऐसा कोई सीन नहीं था कि आप मतलब हम Desperation हो। हाँ तो मतलब मैं एक अच्छे गुस्से था और मुझे मतलब इस तरह इंसल्ट कर रहा है कोई बंदा खड़े होकर पानी के ऊपर, तो मैंने बोला मुझे काम ही नहीं करना ये, मैं छोड़ रहा हूँ फील्ड, मुझे नहीं करना काम। फिर अब्बू ने समझा के कि कोई बात नहीं होता है, कहानियाँ सुनाई दूसरे लोगों की, वो पता नहीं सच थी झूठ थी, बस सुना दी, मैं इंस्पायर हो गया, मैं हाँ ठीक है मैं करूँगा। बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके साथ इतना कुछ हुआ एंड यू स्टिल मतलब आप लगे रहे। बट कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम में, किसी भी काम में। अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं है लोगों में। अगर आप एक चीज़ के पीछे लग गए हैं तो लगे रहे, मतलब आज नहीं तो कल आपको उसके अंदर अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। लेकिन आप कंसिस्टेंसी तो रखें करियर के अंदर, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी 2 साल कुछ कर लिए, साल कुछ और कर लिया, फिर गैप लेके फिर कुछ और कर लिया, तो आप बहुत सारी कश्तियों में सवार हो जाते हैं। मुझे पता था मैंने एक्टर बनना है, मैंने एक्टिंग ही करनी है, तो मेरा एक गोल सेट था, मुझे रास्ता मिला और मैं फिर चलना शुरू किया। तो मुनीम अभी भी होता है हमारी इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें आपको अब नज़र आती हैं नए एक्टर्स के साथ होती हुई, या अब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, नहीं हुई है। नए एक्टर्स के साथ जो है वो कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देखें एक प्रोजेक्ट एक ड्रामा जब बन रहा होता है तो उसके पीछे बहुत हैवी फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो लोगों को नहीं पता होते कि कितने क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं पीछे। तो कोई भी प्रोड्यूसर अपने इतने कैपिटल्स को इस तरीके से जो है वो एक नए फेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी नहीं होगा, कोई भी प्रोड्यूसर। और चैनल भी नहीं जाएगा, चैनल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि चैनल परचेज कर रहा है वो प्रोडक्ट, जो सॉफ्टवेयर जिसको हम ड्रामा कहते हैं, वो ड्रामा चैनल परचेज कर रहा होता है। तो चैनल ने अगर वो परचेज करना है तो चैनल चाहेगा कि उसके अंदर स्टार कास्ट हो, चैनल चाहेगा कि उसकी स्टोरी अच्छी हो, चैनल ही बोलेगा कि यार ये एक्टर्स हों, ये एक्टर्स मुझे नहीं चाहिए, इनकी रेटिंग आती है मुझे ये एक्टर्स चाहिए, ये इनको कोई नहीं पसंद करता, या ये नए चेहरे मैं नहीं इस पर रिस्क लेना चाह रहा, भाई मेरा प्रोजेक्ट अगर फ्लॉप हो गया, मेरी रेटिंग नहीं आई तो मुझे कमर्शियल्स नहीं मिलेंगे। तो ये पूरा एक सर्कल है। तो नए लोगों के लिए मुश्किल भी होता है, लेकिन आते हैं लोग, निकल के आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स निकल के आते हैं। आप क्या एडवाइस देंगे नए लोगों को कि क्या करें, क्या मैं नए लोगों को एडवाइस ये दूंगा कि अपने आप पे काम करें, अपने आप को बेहतर करें और खुद ही को इतना बुलंद करें कि हर तकदीर से पहले क्या खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब ये आप अपने आप को इतना बेहतर करें कि आप खुद ब खुद जो है वो लोग आपको कास्ट करने पे मजबूर हो जाएं। तो जब पहला ड्रामा आपको मिला और शूट करने गए, कैमरे को फेस किया, डर लग रहा था उस वक्त, घबराहट हो रही थी? डर क्या लग रहा था, शुरू में पहला ड्रामा तो मैंने बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए हुए हैं, मतलब इतने छोटे कैरेक्टर्स किए हुए थे कि अक्सर 2 सीन्स होते थे, 3 सीन्स होते थे प्रोजेक्ट में। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि अच्छा पीटीवी में अगर किसी एक्सपीरियंस रहा हो पीटीवी का, तो पीटीवी में ही होता है कि अगर आपका एक सीन है या आपके 6 सीन है, आपको सुबह 9 बजे आना है। ओह अच्छा, बिठा के रखेंगे आपको सुबह 9 बजे आना है। और हमारे भी बहुत सारे जो एडीज़ वगैरह हैं वो भी ये काम करते हैं, और अगर मैं सेट पे हूँ और किसी एडी ने किसी दूसरे एक्टर के साथ ये किया, मैं सेट छोड़ के चला जाता हूँ, अगर मेरे साथ भी नहीं किसी और के साथ किया, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरा हुआ, मुझे पता है कितना पेनफुल है। अगर आपका एक सीन है और आपको पता है कि यार इसका नाइट में सीन है, तो आप उनको 5 बजे का टाइम दो, आप उनको 4 बजे का टाइम दे दो, आप उनको सुबह 9 बजे बुला रहे हो, 9 बजे बुला के आपने उस बंदे को बिठा दिया, उस एक्टर को, अब वो बैठा हुआ है। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ कि 2 सीन्स थे मेरे, तो नाइट के सीन्स थे, सुबह 9 बजे बुलाया मुझे, 9 बजे बुला के मैं बैठा हुआ, पूरा दिन गुजर गया, रात हो गई, 10 बजे उन्होंने मुझे बोला सॉरी आज आपका नहीं है, आपका कल है। ओह गॉड। मैं आ गया घर, अगले दिन फिर मुझे सुबह 9 बजे बुलाया, फिर मैं पूरे दिन बैठा रहा, फिर 9 बजे जाके एक छोटा सा सीन था जो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका सीन है, ये आप बोल के बस आप गई है। वो 15 to 20 मिनट्स के अंदर हो गया, क्योंकि 3 कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे, और मैं चला गया। और मैं 2 दिन में तकरीबन कोई 20 आवर्स सिर्फ मैं वहाँ बैठा हूँ, 20 घंटे 22 घंटे बैठा हूँ। कैसे हैंडल करते थे उसको? गुस्सा दिल में आता तो होगा, कहती क्या बकवास है यार। जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहते हो, मतलब किसी चीज़ को आपको मतलब क्रेज हो ना किसी चीज़ का, मतलब पैशन होता है जब आपका, तो वो पैशन के लिए आप, पैशन क्या कहते हैं, दीवानगी, जुनून है इस बंदे को, यार इस काम का पैशन है, पैशनेट बंदा है ये, तो उसमें फिर आप फिर ये सब चीज़ें साइड में हो रही होती हैं, उस वक्त नहीं पता लग रहा होता, ये बाद में जाके अंदाजा होता है कि यार ये तो हमारे साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं। What do you love about acting?
क्या चीज़ है एक्टिंग में, क्या अबाउट आई लव प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स और हर कैरेक्टर को विजुलाइज करना और हर कैरेक्टर को बनाना, हर कैरेक्टर को डिफरेंट तरीके से बनाना, वो मुझे बड़ा पसंद है। और जो काम मैं ज़िंदगी में नहीं कर सका या जो कैरेक्टर्स मैं ज़िंदगी में, जो आप हर इंसान के दिल में जो है ना एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो वो बनना चाहता है, जो वो खुद नहीं होता। ठीक है, हर इंसान के दिल में होता है। सही बात है। कोई कुछ चाहता है। हर रात में आप जब आप सोच रहे होते हो ना, जब आप सोने से पहले आपको एक थॉट आता है कि यार अगर मैं ये नहीं होता तो मैं ये होता तो मेरी क्या लाइफ होती। तो वो आपको ड्रामे में करने का मौका मिल जाता है। आपको पुलिस का भी कैरेक्टर मिल जाता है, आपको जो है वो डॉक्टर भी बन जाते हैं, आप इंजीनियर भी बन जाते हैं, सब बन रहे होते हैं आप ड्रामे की हद तक। तो वो आपको मतलब उस कैरेक्टर को आपको जीने का मौका मिल जाता है। कब रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो लोग मुझे पहचानते हैं, मैं थोड़ा फेमस हो गया हूँ? क्या कोई वाकया हुआ जिससे आपको ये हिट किया कि सबसे ज़्यादा मज़ा आता है फेमस जब शुरू में आप हो रहे होते हैं ना, जब आपको शुरू में लोग पहचान रहे होते हैं। तो जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ मैं कहीं जाता था बाहर खाना खाने, डाइन आउट करने, तो स्कूल कॉलेजेस की लड़कियां जो है ना वो बड़े ड्रामे देखती हैं। वो जब आपको मिलती थी, आप दोस्तों के साथ होते थे, वो आप दोस्त बैठे हुए हैं मेरे पास, यहाँ कोई लड़कियां आई 3-4 मिलने के लिए, और वो जब जाती थी तो उसके बाद जो आप दोस्तों में हो जाते थे ना, यूं कि यार हाँ चलो। वो जो एक फील है ना दोस्तों के अंदर, जो आपको एक ऐसे आप यूं हो जाते हैं कि यार हाँ यार ये फ्रेंड्स हैं मेरे साथ हैं, बस क्या करें आपको तो पता है। तो वो फील शुरू में आपको वो बहुत मज़ा आता है उस चीज़ का। फिर आहिस्ता फिर दोस्तों को भी पता चल जाता है, उनको भी आदत हो जाती है। मतलब अब ऐसा टाइम है कि मेरे दोस्त मुझे बोल रहे होते हैं कि यार ये हमारी एक फलानी वो है। मतलब शुरू में मज़ा आता है उस चीज़ का। शुरू में बहुत मज़ा आता है। शुरू में मज़ा। तो कोई वाकया शेयर कर सकते हैं हमसे, इंटरेस्टिंग फैन रिएक्शन, कोई क्रेजी फैन रिएक्शन? वाकये तो बहुत हैं, बहुत वाकये आते हैं, क्या डिस्कस करें। इतने सारे, इतने लोगों की मोहब्बत है, इतने लोगों का प्यार है, मैं कैसे बताऊं। मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताऊं, अगर खुशी हुई है तो किसी फ़ैन की रिएक्शन पे, तो वो मुझे हुई थी ब्रसल्स में। और मैं और एमन हम लोग गए हुए थे यूरोप, और हम ऐसे ही वॉक कर रहे थे, वहाँ पे एक स्क्वायर था वहाँ पे कोई, तो एक अंकल हमें मिले, उन्होंने हमें पहचाना। उन्होंने बोला कि अच्छा ये 2 वाक़या थे, दोनों कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने हमें बोला कि आप इधर ही घूम रहे हैं? मतलब जी हम अंकल इधर ही हैं इस स्क्वायर में। बोला चलें ठीक है मैं आता हूँ। हमने बोला पता नहीं कौन है, कहाँ चले गए, कहाँ आते हैं। आप यकीन करें वो 15 से 20 मिनट बाद वो अंकल आए, उनके साथ उनकी वाइफ, और वाइफ फुल रेडी हुई और उनके दोनों हाथों में गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और मतलब वहाँ के जो सोवेनियर्स होते हैं वो सारे गिफ्ट्स वो लेके अंकल हमें ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच गए। और हम ये गिफ्ट्स लेके एक रेस्टोरेंट में बैठ के जो है वो, हम जैसे ही हमने बैठ के खाना, जो स्नैपचैट वगैरह स्टोरीज हम कर रहे थे, तो एक आंटी और उनके साथ उनकी एक बेटी आ गई उसी दिन ब्रसल्स में, और वो आके हमें कहती हैं कि आपको हम कब से ढूंढ रहे हैं। मैंने आंटी कैसे ढूंढ रहे हैं? बोले हम जहाँ जहाँ आप स्टोरी लगा रहे हैं ना, हम वहाँ जा रहे हैं कि ये यहाँ आते हैं, हम वहाँ जाते फिर आप वहाँ से चले जाते। फिर मैंने आंटी आप हमें पता कैसे चला? बोले आपने अभी ये खाने की, ये मेन्यू की आपने स्टोरी लगाई है ना, तो हमने इसको जूम करके देख के हम आपको ट्रेस करते हुए आए। यूरोप में और पाकिस्तान से बाहर जितना लोग प्यार देते हैं ना, अनबिलीवेबल, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दिल को कितना वो हो रहा होगा, बहुत खुशी होती है। और पाकिस्तान से बाहर जब आपको लोग पहचानते हैं ना, पाकिस्तानी, तो वो ज़्यादा खुशी होती है और प्राउड भी फील होता होगा कि यार हमने कुछ किया है कि दे आर अब तो खैर पहले तो हमारे लिए गिफ्ट्स आते थे, अब तो अमल के लिए गिफ्ट्स आते हैं। अभी जब हम टर्की गए हुए थे तो एक फैमिली आई, वो अमल के लिए गिफ्ट्स लेकर आई, परफ्यूम, और अमल के लिए वो अमल के शूज़, अमल के लिए वो छोटे बच्चों वाले कपड़े, टॉयज़, वो अमल के लिए गिफ्ट्स लेकर आए। अब तो क्या आप अमल को हमारी तरफ से दीजिए, अब हमसे ज़्यादा अमल के फैंस हैं भाई। दैट्स ट्रू, वो है भी तो इतनी प्यारी सी क्यूट सी जानवर। हाँ बिल्कुल ऐसे। जी बताएं, आप तो बचपन में बहुत शरारती थे, बड़े इंटरेस्टिंग शरारतें की हैं। अब अगर अमल भी वैसी ही शरारतें कर रही हो तो आपका क्या करेगी? जाहिर सी बात है, आई एम रेडी फॉर इट। ऑब्वियसली बच्चे शरारती तो होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितनी मैंने शरारत की है उतनी शरारत करेगी, क्योंकि मैं बहुत प्रो लेवल शरारती था। मतलब एक वो बच्चे होते हैं ना जो माँ बाप कहते हैं बेटा इनके साथ नहीं घूमना, खराब हो जाएगा। मेरी वजह से आपने सुना है ना, नेवर से नेवर। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो अभी अमल के बारे में नहीं इतनी नहीं हो सकती। मैं बहुत ज़्यादा शरारती था। मतलब मैंने जितनी शरारतें और जितनी जो मैंने अपने बचपन में की हुई हरकतें, अगर वो मैं भी रिकॉल करूँ तो वो
थोड़ा बेहतर हुई, सुधरे किस टाइम पे या नहीं अभी तक नहीं सुधरे? नहीं सुधरे, बिल्कुल सुधरना पड़ गया, जिंदगी ने सुधार दिया। वरना अभी नहीं सुधरे होते तो अब भी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे। लाइफ आपको सिखा देती है, आपको बड़ा कर देती है। जब आप बच्चे होते हैं तो फिर अंदर वो चीज़ तो है, लेकिन अब उसको कवर कर लिया, वो शरारतें, अब वो सब चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता करना। वीडियो मेरी वायरल हो रही होगी कोई, वाली गन से पकड़ के यार वीडियो वायरल हो रही होगी कोई, सेट पे हर बंदे को कर रहे हो तो आई ये नहीं हो सकता। बट ये बताएं, यू बिलीव कि बच्चों को रफ एंड टफ बड़ा करना चाहिए? डेफिनेटली बच्चों को रफ एंड टफ, अभी मैंने शेयर भी किया था फेसबुक के ऊपर। आजकल के माँ बाप जो हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिसी बना देते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर जो है ना वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और बच्चों के अंदर वो ब्लंट और कॉन्फिडेंस जो है वो आपको अगर लेकर आना है या उसको आपने बच्चे को आपने कॉन्फिडेंट बनाना है तो उसको थोड़ा रफ एंड टफ पालो यार। मतलब अगर आपके बच्चे को किसी ने बुली किया है स्कूल कॉलेज में, या बच्चे को किसी ने मजाक कर दिया या कोई बात कह दी है जो बच्चा आके रो रहा है, तो आप उस बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग करो मेंटली कि बेटा आप जाओ और इस बात को जाके काउंटर करो, क्योंकि हमेशा मैंने आपके साथ नहीं रहना, ठीक है। इस दुनिया से आपने अकेले जंग करनी है। ये दुनिया एक समझें कि मैन ईट मैन वर्ल्ड है ये, तो बेटा मैं हमेशा आपके पास नहीं रहूंगी माँ, आप जाओ और जाके आप खुद फाइट करो अपनी, बेटा ये जो आपकी जो लड़ाई है ये आप इसको खुद जाके सॉल्व करो, या आप मेरे पास क्यों लेकर आए हो, आप खुद काउंटर करो इस चीज़ को। आप उस बच्चे को मेंटली तो स्ट्रॉन्ग करें, आप उसको फेसबुक पे लेकर आ जाते हैं आप उसको जी मेरे बेटे को ये कह दिया, आप लोग सब ये बताएं, आप बच्चे को और सिसी कर रहे हो। बच्चे को सिसी नहीं करो, रफ एंड टफ करो यार, बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट करो। आप अमल के लिए क्या करेंगे कि थोड़ा सा वो भी, मैं उसको अपने साथ रखूंगा, वो खुद ब खुद रफ एंड टफ हो जाएगी। अभी भी एमन अगर अमल को थोड़ी सी लगती है तो एमन फौरन उसको मैं तो ठीक है लग गई, खैर है कोई बात नहीं, वो खड़ी होगी, वो खुद खड़ी होगी। तो आपके दिल को वाकई कुछ नहीं होता जब अमल गिरती है, उसको नहीं क्यों नहीं होता, मतलब क्यों नहीं होता, तो वो तो फिर भाग के रिएक्शन होते हैं ना, आप उठाते हैं बच्चे को, पहला रिएक्शन, और स्पेशली बाप के दिल पे तो बच्चियों का इतना लगता है। हाउ डू यू हैंडल इट? मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आप कह रही ना आपके दिल को कुछ नहीं होता, ये मतलब कि एक अननेचुरल सी बात है। जाहिर सी बात है कि अगर एक बेटी है, अगर वो हल्का सा भी उसको कुछ होगा तो बाप को, मतलब मुझे पता है एक दफ़ा अमल को चोट लगी थी यहाँ पे, वो गिर गई थी, तो मैं ज़िंदगी में इतना हवास बाख्ता कभी नहीं हुआ। इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मुझे खुद समझ नहीं आया कि मुझे क्या हुआ उस टाइम पे, मैं खुद एकदम शॉक हो गया था, मैं हवास बाख्ता हो गया, इसका सही वर्ड है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके खून निकल रहा था, उसके खून निकल रहा था और बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी थी यहाँ पे, और वो रो रही थी, उसके पूरा खून यहाँ पे था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो होता है, लेकिन जब देखें छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर आप हर चीज़ के ऊपर उसको करना शुरू हो जाएंगे ना, अरे नहीं, अरे नहीं, तो उसका क्या होगा कि वो डिपेंडेंट हो जाएगी। अब वो अगर गिरेगी ना तो वो आपकी तरफ देखेगी, आप आओगे उठाने के लिए, समझ नहीं है, तो आप थोड़ा उसको बोलो बेटा क्या हुआ, उठो, शाबाश, स्टैंड अप। अगर वो गिर भी गई है तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है कि बच्चे, अगर आपने बोला लग गई, तो वो फिर वो हमेशा आप पे डिपेंडेंट है, फिर वो जब भी उसको चोट लगेगी ना वो आपकी तरफ देखेगी, उसको ये नहीं कराना। हम जब उसको चोट लगी तो आपने उसको ये बताना कि वो खुद हुई, खड़ी हुई, चलो जी लेट्स गो। अच्छा ये बताएं, फादरहुड ने, बीइंग अ फादर, कैसे आपके अंदर कोई चेंजेस लाया है? आपका पर्सपेक्टिव लाइफ पे चेंज हुआ है? आपकी अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप चेंज हुई है? पेरेंट्स के साथ तो हमेशा से मेरा रिलेशनशिप माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और आफ्टर बीइंग अ फादर आई गेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, और फिर आप जितने लाइफ में आप जितने ज़्यादा फ्री होते हैं ना कि आपको लगता है हाँ कुछ नहीं, फिर उसके बाद आप जब बाप बनने के बाद आपको पता होता है कि अगर मुझे कुछ होता है या मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सिर्फ मेरी ज़ात तक नहीं है, उससे एक पूरी फैमिली सफ़र करेगी। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे अपने आप को किसी ऐसी जगह पे नहीं डालना है जहाँ पे मेरी या मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं उनके सहारा हूँ। एक बेटी जो है, बच्ची जो है, उसके बाप का सहारा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप खुद ब खुद ऐसी चीज़ों से दूर होते जाते हैं जिसमें हल्का सा भी कुछ प्रॉब्लम हो या कोई डेंजर है या कोई गलत चीज़ हो, आप खुद ब खुद अपने आप को हर चीज़ से क्लीन करके अपने काम पे फोकस करते जाते हैं। रोल मॉडल भी होते हैं, बेटियां तो बापों को लुकअप करती हैं, हर बेटी की नज़र में उसका बाप जो है वो हीरो होता है। बिल्कुल सही बात, वो हीरो बनेंगे तो हीरो नजर आएंगे ना बेटी को। फादरहुड से ही आपके फादर से आपकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, दोनों मदर से भी आप बहुत अच्छी, उनकी मतलब हमेशा आपने तारीफ़ ही की है, एंड यू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू देम कि आपकी अपब्रिंगिंग में उनका बड़ा है। तो कब वो टाइम आया या कुछ उन्होंने ऐसा बोला जिससे आपको भी लगा कि हाँ दे वेरी प्राउड ऑफ यू एंड यू नो इतना जो आपका जर्नी, कुछ कहा उन्होंने, कुछ किया?
नहीं शेयर कर सकते हैं ऐसी किया तो बहुत कुछ है, मतलब कि माँ बाप ही आपके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, और आज हम कोई भी जिस भी जगह पे पहुंचा है उसके पीछे ऑब्वियसली माँ बाप की ही मेहनत और उनका ही हाथ होता है। और लेकिन हम मतलब आपस में ना एक ऐसी चीज़ होती है ना, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव लोग होते हैं कि रोज़ आना, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा, और एक लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, जिनके एक्शंस ऐसे होते हैं कि उससे ऑटोमेटिकली जो है ना वो कंपैशन आपका जो है वो नज़र आ जाता है। तो हम लोग उस तरह के हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं जाके एक दूसरे को, लेकिन हमारे एक्शंस ऐसे होंगे, मतलब हमारा एक दूसरे का ख्याल रखना ऐसे होगा कि वो चीज़ नज़र आ जाती है। तो हम लोग ऐसे हैं। लेकिन अब्बू ने बाबा अब्बू जो भी कहते हैं अपन, उन्होंने कभी कोई एक ऐसी, जैसे आप कह रहे हैं एक्शंस, तो कभी कुछ ऐसा किया जिससे आपको लगा कि यार ये तो अब्बा के दिल को मैं टच कर गया हूं? 2009 में 2009-10 में क्या हुआ कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, मैं हमेशा से, अब्बू ने मुझे गाड़ी दी हुई थी। पूरे कॉलेज में सिर्फ एक मैं था और एक और मेरा एक फ्रेंड था आलम, उसके हम दोनों के पास गाड़ी होती थी। अदरवाइज पूरे कॉलेज में, क्योंकि सब तो 15-16 साल के बच्चे थे, किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी। तो मेरी एक आदत थी हमेशा से गाड़ी में कॉलेज जाने की। फिर मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मेरी गाड़ी अपग्रेड हो गई। फिर जब यूनिवर्सिटी के 2nd-3rd सेमेस्टर में था तो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की, हमने कोई बिजनेस के अंदर कुछ किया, तो अब्बू ने वही गाड़ी लेके, गाड़ी बिक गई मेरी। अब मेरे अब्बू ने बोला अब सब्र करो, 6 महीने साल के अंदर नई गाड़ी दोबारा दिला दूंगा, कोई मसला नहीं है, अभी हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो मैं, अच्छा अब्बू की अपनी गाड़ी वैसी की वैसी, मेरी गाड़ी बिक गई। इन्वेस्टमेंट करो भाई, अपनी गाड़ी बेच लो। मेरी गाड़ी बेच के पैसे लगा दिए। मैं पैदल हो गया। अब कभी किसी दोस्त को बोलूं, कभी किसी दोस्त को, यार मुझे पिक कर लो, मुझे पिक कर लो। अच्छा बाइक लेने नहीं देते थे। हमारे घर में आज तक अगर कभी अब्बू ने मुझे देख लिया बाइक चलाते हुए तो शामत आएगी। मुझे बाइक नहीं मिली, हमें अलाउ ही नहीं था बाइक राइड करना, गाड़ी। अब वो मैं आ गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वो तो बड़ा वैसे दुख की बात है ना, एक बंदा जिसकी अपनी गाड़ी हो, अपनी गाड़ी कॉलेज से चली हुई, उसको आपने पब्लिक कॉलेज से चली हुई गाड़ी, और वो आ गए हम नहीं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे बहुत ज़रूरी थी। तो उससे हमने माशाल्लाह बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो किया। तो उसमें मैं आ गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अब मैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता है कराची की ख़ास तौर पर माशाल्लाह, अब मैं जा रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मैं जाता था तो 2009-10 में कराची के जो हालात थे वो बड़े ख़राब थे। तो वो एक वाक़या हुआ ऐसा कि मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, मेरे हाथ में सारी मेरी बुक्स वगैरह हर चीज़ थी, तो वो एक अटैक हुआ बस के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मैं तो सेफ़ था, मैं तो बच गया, बट 1-2 लोगों को मसला हुआ वहाँ पे। मैंने घर जाके अब्बू को बताया कि भाई ये वाक़या हुआ है कॉलेज से आते हुए, यूनिवर्सिटी से आते हुए, और ये 2 लड़कों को उन्होंने दूसरे मेरे साथ मुझसे भी कर रहे थे, लेकिन मैं उसमें सेफ रहा। तो आप यकीन करें कि मैंने ये वाक़या बताया और अब्बू को मैंने फ़ोन पे बताया। इतना मतलब मैं ख़ुद भी थोड़ा सा वो हो गया था कि यार ये क्या हुआ है। फ़ोन पे मैंने बताया कि शाम के 4-5 बजे होंगे, तो रात को 9 बजे मेरे पास दोबारा अब्बू की कॉल आई। मैं जी अब्बू, बोल रहे हैं वो सामने फलानी जगह चले जाओ, वहाँ पे एक गाड़ी ले ली है, तो वो जाके देख के आ जाओ। मैं अच्छा ओके, मैं यार पहले बता देता कोई बना ही देता स्टोरी, पहले स्टोरी बना देता ऐसी। तो वो समझे कि 3-4 घंटे के अंदर मैंने, अब्बू ने मुझे गाड़ी दिला दी। दिस इज हाउ फादर्स आर, नो। तो अब देखते हैं अमल के साथ ये क्या करते हैं। ये तो उसको डिसिप्लिन करा रहे हैं। खुद अब्बा से गाड़ी लेके 4 घंटे में 3 घंटे में गाड़ी आई, 3 घंटे में गाड़ी आई। अब देखते हैं हम ये। अच्छा ये बताइए, मैं आपका और एमन का शो देख रही थी, मुझे इतना मज़ा आया। आई लव्ड योर केमिस्ट्री। आई मीन माशाल्लाह से आप दोनों इतने, और मुझे बड़ा मज़ा आया जो आप एमन को इतना टीज़ कर रहे थे और वो भी आपको जवाब में टीज़ कर रही थी। दोनों का ना चल रहा था, देखिए कहीं से बनावटी नहीं लग रहा था। मियाँ बीवी का रिलेशन जो है ना, अगर वो दोस्तों वाला रिलेशनशिप रहे ना, तो वो उसमें आप कहते हैं ना कि यार मैं तो परेशान आ गया हूँ, शादी करके फंस गया यार। भाई अगर आपकी जो बीवी है वो अगर आपकी दोस्त है ना, तो फिर आपको वो बीवी वाला वो एक टेंट्रम्स होते हैं ना, वो नहीं मिलते। अब वो मैं और एमन एक दूसरे के साथ हम इतना मजाक कर लेते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले 1-1.5 साल तक हम दोस्त थे, तो वो हमारा दोस्तों वाला है। और ये अक्सर मैं उसको ये बात बोलता हूँ, जैसे मेरी जो भाभी है वो मेरे भाई को बोलती है, आप बोलते जुनैद आप यहाँ आ जाएं, जुनैद आप ये कर लें, वो कर लें।
अच्छा एमन बोलती है मुनीब यहाँ आ जाओ, मुनीब ये कर लो, मुनीब ये कर लो। अच्छा वही टाइम आउट एहसन खान वाला जो शो था उसके नीचे कमेंट्स में भी लोगों ने बोला हुआ है कि ये मुनीब को कैसे बुला रही है कि मुनीब यहाँ आ जाओ, मुनीब कर लो, इसको तमीज़ नहीं हस्बैंड से बात करने की। हम नीचे कमेंट्स पढ़ के मैं उनको बोल रहा हूँ कि आज से बस तुमने मुझे बोलना है मुनीब आप आ जाए। तो मैं अब वो जब मुझे बोलती है बोलता हूँ आप आ जाएं कर लें तो इस तरह की चीज़ें। तो हम लोग आपस में इतना हमारा फ्रैंक एक रिलेशनशिप है कि हम इसी तरह। तो कहानी तो आपने काफ़ी दफ़ा शेयर कर ली है कि आप और एमन कैसे वो पूरा प्रोसेस हुआ, कैसे आप हुए। बट ये मुझे बताइए, मैं वैसे जब सुन रही थी और पढ़ भी रही थी तो मुझे ये ख्याल आता कि ऐसा तो नहीं है वो जैसे फिल्मों में होता है कि आप यू वर एक्चुअली इन लव विद हर, एमन के साथ। हाँ, लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं हुआ था, फिर वो गाड़ी चलाते हुए एक दिन रियलाइज़ हो गया। गाड़ी चलाते हुए एक दिन मैंने ऐसे देखा, मैं व्हाई नॉट पर मुझे लगता है दिल में मोहब्बत हो चुकी थी आपको, आप एडमिट नहीं कर रहे हैं। इतना आसान नहीं था मुझे लगता है। देखिए हर इंसान का जो है ना लाइफ को लेके अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने बचपन से सोचा हुआ था कि मैंने 24 साल 25 साल में जाके मैंने शादी करनी है, मैंने ये लाइफ अपनी ऐसे सेट करनी है, मेरी फैमिली स्टार्ट होगी। वो मैंने चीज़ों को फैंटेसाइज किया हुआ था अपने हिसाब से ना। तो वो मैं एक बहुत बुरे फेज से गुजर रहा था रिलेशनशिप के, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला। तो आपको पता है जब इंसान रो रहा हो तो उसको एक कंधा जो मिलता है ना वो बड़ा हेल्पिंग हैंड होता है। तो वो मुझे कंधा मिला तो बस एमन ने मुझे प्रपोज किया। मानती ही नहीं है वो, कहीं पे भी हर शो में जाके बोलती है कि वो एक मजाक था। तो वो मजाक होगा ना, बस हम तो सीरियस हो गए फिर। तो फिर उस वक्त आपने हाँ क्यों नहीं बोली? उस वक्त मैंने अपना थोड़ा वो रखा ना, मैंने अपना जरा वो सख्ती रखी ना मैंने अपना, ऐसे तो मैं पिघलता ही नहीं हूँ ना, मतलब सख्त लड़का रखा। अब मुझे ये बताएं कि जब आपने सोच लिया कि जब वो कंधा मिल गया रोने वाला और फिर गाड़ी चलाते हुए रियलाइज हो गया कि ये पॉसिबल, फिर आपने प्रपोज कैसे किया? मैंने प्रपोज नहीं किया, देखिए मैं कुछ तो किया होगा, सख्ती रखी, सख्ती जो एक अपना वो होता है ना ये चीज। मैंने ये नहीं बोला कि हाय, मैं ये सोचा था कि मैं तुमसे नहीं, मैं हाय वो जो उस दिन तुमने बात की थी उसके लिए तुम सीरियस थी? मतलब सख्ती रख के, ओके, पिघल के नहीं, बिल्कुल। हाँ, उसने बोला हाँ नहीं हाँ मजाक था वो। मैं नहीं, अगर इफ यू आर स्टिल इनटू इट तो आई वाज थिंकिंग अच्छा, सोच रहा हूँ अभी ये मैंने पुख्ता इरादा नहीं किया, अभी भी नखरा जारी है। सख्ती मैं अगर तुम चाहो तो we can think about it. I will think about it. अगर तुम कहो तो, अगर तुम अभी भी उस बात पर स्टैंड करती तो we can। तो उसने फौरन बोल दिया यस। I'm just waiting कि एमन जब ये सुनेगी, एमन के रिएक्शंस आपको उसको लेना चाहिए था वैसे। मैंने पूछा तो थी वो नहीं आ सकी, वरना मैं चाह रही थी कि वो आए। बोला यस। तो वहाँ से फिर हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। मुझे जो ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और एक आपने सिर्फ बहाना है, एक एक्सक्यूज़ है। अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ तो मैं उससे ये नहीं बोलूँगा कि अभी मुझे वक्त चाहिए, अभी मुझे टाइम चाहिए, मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, मुझे कुछ करना है। भाई मैं आपको पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं आपके घर पे रिश्ता भेजूंगा, मैं अपने घर वालों को आपके घर भेजूंगा, हमारी बात पक्की होगी, उसके बाद मैं पढ़ता रहूँ। आप मंगनी कर लो, कुछ कर लो, लेकिन रिश्ता तो पक्का करो, घर वालों को तो इन्वॉल्व करो। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के आप घूम भी रहे हैं, सब कुछ करें। मुझे ये, मैंने कभी भी जब एमन भी मेरे साथ रिलेशनशिप में थी तो मैं उसको कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं किसी को बोलता था कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। मुझे ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगता है ये लफ्ज़ कि मुझे कोई बोले कि शी इज़ माई बॉयफ्रेंड। नहीं, बुरा वर्ड है। नाराज़ कौन होता है, मनाता कौन है? एमन ही नाराज़ होती है और मैं ही मना रहा होता हूँ। क्या करते हैं मन को, गाना वाना गाते हैं या कोई? नहीं गाना नहीं गाता। नाराज़ होती तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ, फिर मैं बात ही नहीं करता। अच्छा, मतलब आप नाराज़ हुई है, नखरा आप दिखा रहे हैं। यस, सख्त ही आपको मैंने बताया तो है, सख्त लड़के जो होते हैं ना वो ऐसे, पिघलना नहीं है भाई। जो पिघल जाते हैं ना लड़के, फिर वो पिघल जाते हैं। और अगर आप नाराज हो तो एमन कैसे मनाती है? एमन कैसे मनाती है? वो कुछ भी नहीं करेगी, आके हंस जाएगी, मैं भी हंस जाऊंगा। ओह सो क्यूट। मुझे ना अगर फौरन एक बात पे फौरन गुस्सा आया हुआ है ना तो वो बस 10-15 मिनट के, उसके बाद मेरे सामने आके अगर वो हंस जाएगी तो मैं भी हंस जाऊंगा, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आता, बहुत कम गुस्सा आता है, बहुत कम। मुझे लगता है आप दोनों की इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी रिलेशनशिप है। मतलब इट्स कुछ होती है जहाँ लगता है कि हाँ यार ये बस है। मुझे आपकी रिलेशनशिप में बड़ी जेन्युइन फीलिंग आती है। क्या है राज इस चीज़ का, स्पेशली आजकल के ज़माने में जहाँ कपल्स इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं? आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे यंग कपल्स को कि आफ्टर मैरिज रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, क्या है यार व्हिच विल मेक योर रिलेशनशिप लास्ट? देखिए मुझे तो लगता है कि
किसी भी रिलेशनशिप के ख़राब होने में 80% चांसेस जो होते हैं ना उसके वो होते हैं मर्द की वजह से। ये मैं बिल्कुल आपको फैक्चुअल बात बताऊंगा कि 80% जो है वो मर्दों की गलती होती है और 20% जो है वो औरतों की गलती होती है, क्योंकि यूजुअली हमारे मुआशरे में औरतें बुरी नहीं हैं, ठीक है, औरतें अच्छी हैं, ये हम में खामी है, ये हम में जो है ना वो जरासीम पाए जाते हैं कि हमने जो है वो बाहर भी जाना है, हमने दोस्तों में भी जाना है, हमने घर पे टाइम भी नहीं देना। फिर कुछ हमारे होते हैं जिन्होंने घर पे खर्चा भी नहीं देना, खुद मस्तियाँ करनी है, बाहर जाके घर पे खर्चा नहीं देना, बेगम को घर पे छोड़ के, बच्चों को घर पे छोड़ के बाहर अयाशी करनी है। ये सारे जो जरासीम है ना, ये सारे बैक्टीरियाज हम मर्दों में ही हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर एक रिलेशनशिप के अंदर अगर एक मर्द जो है वो अपने आप को, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करे, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाए, अपने बेगम को, बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दे, उनको इम्पोर्टेंस दे। क्योंकि देखें लड़कियां, अगर एक जो आपकी बीवी है जो आपके घर में आपका इंतज़ार कर रही है, उसको आपसे वक्त के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसकी एक्सपेक्टेशंस और क्या होंगे कि यार ये मुझे मतलब चांद पे ले जाएगा, नहीं भाई, उसको आपसे वक्त चाहिए, उसको आपसे अटेंशन चाहिए, आपका ध्यान चाहिए उसको। आप अगर वो कुछ पूरे दिन की आपसे बात बता रही तो आप सुन ही लो यार उसकी बात। आप बोल रहे यार नहीं अभी नहीं, मैं अभी मैच देख रहा हूँ, अभी बाद में करो, कान सर में दर्द कर दिया तुमने बोल बोल के। भाई सुन लो, वो पूरे दिन उसके पास आपके अलावा और है ही कौन, किससे बातें करनी है? आपसे करनी है, उसने अपनी अम्मा से करनी है, अपनी अम्मी को कॉल करनी है, अम्मी आज ये हुआ, तो सुन लो उसकी बात। बहुत ही आपने मजे की, बड़ी मतलब मजे की, थोड़ी वैलिड, बहुत वैलिड आपने पॉइंट बोला। बिकॉज मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से सब इंसान, हर एक इंसान जो है ना वो एक उसकी डिस्ट्रैक्शन हो गई है, तो वो आपस में टाइम करने के बजाय ना उनकी डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो कम्युनिकेशन नहीं होती और टाइम नहीं स्पेंड करते, शायद इसीलिए फिर और चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। बट क्या आपको एमन के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है? सबसे ज़्यादा अब मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ एडमायर मैं करता हूँ वो है दैट शी इज़ एन अमेजिंग मदर, और बहुत ज़्यादा बच्चे का ख्याल रखना, बच्ची की खातिर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना, बच्चे की खातिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो पहले की बात और थी, लेकिन अब जब मैं उसको एज अ मदर देखता हूँ और इतनी अच्छी माँ मैं उसको देखता हूँ, तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा करता हूँ, इस चीज़ को एडमायर करता हूँ बहुत ज़्यादा। आप लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी था, बड़े अरसे से काम भी कर रहे थे, लेकिन जब शादी हुई तो वाज देयर एनीथिंग अबाउट एमन जो आपने डिस्कवर किया व्हिच सरप्राइज्ड यू? शॉर्ट टेम्पर बहुत ज़्यादा, ये मुझे नहीं पता था वो तो एमन ने खुद भी कबूल किया है कि इतना मतलब कि इतना क्रेजी गुस्सा होता है इसको। भाई ये मुझे पहली बार हुआ तो जरा घबराए अब कि अच्छा ये क्या, या घबराना नहीं? नहीं घबराने की क्या बात नहीं है, घबराना नहीं है। घबराने की, बैट्समैन अगर अच्छा हो तो बॉलर जितना भी फास्ट है उसको खेल ही लेता है। ओह एमन चैलेंज आया है, सुन ले। आउट भी हो जाता है कभी कोई बॉल स्पिन हो, कोई बॉल स्पिन हो तो आउट भी हो जाता है। ओके अच्छा, एक दफ़ा आपने किया कि आप लोगों को जज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग दिस स्टेटमेंट। कैसे पॉसिबल है कि आप लोगों को जज नहीं करें जब आपके दिमाग में कोई ना कहीं, हर इंसान के कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज़ होते हैं, वो होते हैं, जब कोई इंसान दूसरा इससे थोड़ा सा भी इधर हो ना। मैं आपको बताता हूँ जज क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर मुझे जज किसी को करके फ़ायदा क्या है, एक बात बताए ना, या तो मैं एक ओपिनियन सेट करूँ कि फ़लाना ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जो जितना ज़्यादा लोगों को जज करते हैं लोग, या जो दूसरों की ज़िंदगियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बनिस्बत अपनी ज़िंदगी में, वो हमेशा परेशान, वो हमेशा स्ट्रेस में, एंजाइटी ही हो रही होती है उनको, क्योंकि हमेशा वो इधर उधर आगे पीछे देख रहे होते हैं। किसी को जज करने की ज़रूरत क्या है यार, हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस है। अगर कोई बात कर रहा है या कोई कुछ बात कह रहा है कि किसी की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है, तो उसकी पर्सनैलिटी उसके साथ, आपकी पर्सनैलिटी आपके साथ, लेट हिम हैव फन। बट ये तो एक प्रोसेस होता है ना, नेचुरली दिमाग में चल रहा होता है, ऐसा नहीं होता क्या कि प्रोसेस, आप कोई बात कर रहा है उसके बारे में आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, दैट्स हाउ यू जज। या तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, डिपेंड कॉन्शियसली आप कैसे ट्रेन किया आपने अपने आप को। ये देखें, ये डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ पे हैं और किस सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल आप एक पार्टी में या आप एक सोशल सर्कल के अंदर हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को जज करना शुरू करो तो वो अच्छी बात नहीं है, आप अपना एंजॉय करो, लेट देम हैव फन। और आप किसी को क्यों जज करो। लेकिन आप रोड पे खड़े हुए हैं और एक शख्स आपके पास, दो लोग आते हैं बाइक के ऊपर और वो दूर से आपको देख रहे हैं, तो वहाँ आपको जज करना ज़रूरी है कि यार ये दो बाइक पे लोग आ रहे हैं। मेरे साथ अभी रिसेंटली ये वाक़या हुआ है 4-5 महीने पहले, तो मैं आपको कोट कर रहा हूँ
कि दूर से बाइक पे दो लड़के आते हुए आपको उनको जज करना जरूरी है कि ये क्यों आ रहे हैं इस तरीके से, और इन्होंने आगे की लाइट भी बंद की हुई है और ये बड़े फास्ट आए हैं, रॉन्ग वे आए हैं और ये मुझे देख के टर्न क्यों किए। वहां पे जज करना जरूरी है आपको, वहां पे जज करना जरूरी है। किया था आपने जज? हाँ कर लिया। बच गए? हाँ बच गए। ओके शुक्र है। छोटा सा सेगमेंट है हमारा हल्का फुल्का सा, वो हम अगर कर लें आपके साथ। कर लें। सो सेगमेंट ये कि आप प्रिटेंड करेंगे कि आप उठे हैं और आप मुनीब नहीं हैं आज सुबह, आप कोई और हैं। इफ़ यू वेक अप एज एमन, क्या करेंगे आप? चुप रहूंगा 2 दिन। आई थिंक यू विल मिस खामोशी इख्तियार करूंगा। तो आई थिंक आप मिस करेंगे। क्या? अगर एमन चुप कर जाए 2 दिन तो आप मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। हाँ जाहिर सी बात है। ठीक है जी। बिल्कुल नहीं। इफ़ यू वेक अप एज आयजा खान। आयजा? सबसे पहले तो हुरैन को प्यार करूंगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और मुझे लगता है अमल उसी की जैसे बनेगी। उसके भी कर्ली बाल हैं, अमल के भी कर्ली बाल हैं। ओके। इफ़ यू वेक अप एज मायरा खान। मायरा खान, शाहरुख को कॉल करूंगा। शाहरुख भाई, शाहरुख भाई नहीं, मायरा तो शाहरुख भाई नहीं बोलेगी, शाहरुख जी। ये मुनीब जो है ना बिल्कुल सही लाइन पे जा रहे हैं, स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है आपकी। यार बचपन से देखते हुए हैं शाहरुख खान को, और मैं कभी चाहूंगा लाइफ में अगर कभी मुलाकात हो उनसे, मायरा बनेंगे तो ऑब्वियसली। एंड इफ यू वेक अप एज शाहरुख खान, फिर क्या करेंगे? फिर मैं जागता ही रहूंगा, सोऊंगा नहीं। मुनीब भट्ट को कॉल करेंगे, यार तुम आके मिलने मुझसे। मैं उसको कॉल करूंगा, यार वो हम रेड चिलीज की तरफ से एक वो बना रहे हैं मूवी, हम आपको ऑफर कर रहे हैं। देखिए मैंने भी आपको अच्छा आइडिया दिया। थैंक यू सो मच मुनीब फॉर योर टाइम। आई नो आपको जाना है, आपने फिर भी हमारे लिए इतना टाइम निकाला, सो वी रियली अप्रिशिएट। और आपने हमें मज़े की और नई कहानियाँ सुना दी हमें, तो हम कामयाब हो गए। हम इंटरव्यू से पहले ये बात कर रहे थे कि कुछ इंटरेस्टिंग नई कहानियाँ, तो मुनीब मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि अच्छा कहाँ से नई कहानियाँ निकालें। हमने कहा कोशिश एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ है, एक में कितनी कहानियाँ मैं कितनी कहानियाँ बताऊँ, बनानी पड़ेंगी अब वो कहानी। नहीं अभी आपने बनाई नहीं है। नहीं ये वाली तो सच्ची कहानी है, सच्ची है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।